हमारे डीटीएम बिजनेस में अपनी टीम को केयर करना, अपनी टीम की सेवा करना, अगर आप कहो सर एक चीज बताओ ना जिससे मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊं, मेरा 6वां लेवल भी हो जाए, 8वां 10वां 16वां भी हो जाए, तो यही है, केयर करो, अपनी टीम की केयर करो। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर आप अपनी टीम का ध्यान नहीं रखेंगे, चिंता ना करो, कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा अपनी टीम का, आपकी टीम का ध्यान रखने वाला। तो आप हैं, आप लीडर हैं, आप खुद अपनी टीम का ध्यान रखें। दोस्तों एक लीडर कौन है जो कहता है गिव मी योर हैंड आई विल गिव यू माई हार्ट, कि तुम मेरे को अपना हाथ दो, मैं अपना दिल आपको देने को तैयार हूं। यह सोच एक लीडर की सोच होती है। और लीडर कौन है? जो सेवा करने को तैयार है। दोस्तों आपको उतना ही प्राप्त होता है जितना आप सेवा में प्रदान करते हैं या देते हैं। बिना सेवा के, बिना सर्विस के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो केयर एंड सर्व। सहमत हैं? तो एक बार खड़े होकर ताली बजा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू, थैंक यू। पधारो जी, पधारो पधारो। ठीक चल रहा है? बोरियत तो नहीं हो रही? ओके। कितने बजे तक आप आराम से बैठ सकते हैं? नहीं 12 बजे तक। क्या मंजे थोड़ी थोड़ी डाल दें हमने, बिस्तर थोड़ी लगा के सोना। हम बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, मुश्किल तो नहीं है? ओके। फिर भी मैं गुजारिश करूंगा, अगर हम में से कोई भाई बहन बहुत थका हुआ है, बैठ नहीं सकता है, तो वो रूम में जाके रेस्ट कर ले, हम बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी आप यहां बैठेंगे तो हमारी कोशिश है हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर करेंगे। सहमत हैं? अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या लिखा है साहब? क्या लिखा है जी? क्या लिखा है जी? बोलिए। क्या क्या लिखा है जी? वेरी गुड। बोलते हैं ना। दोस्तों जो तो साथी हमारे सीनियर हो गए, मतलब जिनका दूसरा तीसरा चौथा लेवल हो गया, उन्होंने तो बड़ी ना सुनी, उनको तो अब कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जो हमारे नए भाई बहन हैं, उनके लिए ये जो ना शब्द है ये थोड़ा पीड़ादायक है, डराने वाला है। जो नया नया साथी किसी को प्लान दिखाने जाता है ना, यहां चल रहा होता है यार ये ना कर दे। दूसरे के पास जाते हैं, प्लान दिखाते, यार ये ना कर दे। अगले प्लान दिखाने जाता, दिमाग में चलता है यार ये ना कर दे। सच्चाई ये है कि नए भाई बहनों को ना शब्द भूत की तरह डराता रहता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन दोस्तों अगर अगले 15 मिनट मेरी बात को खुले मन से सुनेंगे, गारंटी देता हूं आप सबको ना से प्यार हो जाएगा। गारंटी देता हूं। ना को समझना है तो 3 बातों को समझना पड़ेगा। ना को समझने के लिए कितनी बातों को समझना पड़ेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जब आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई, ना से आपको प्यार हो जाएगा। एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, औसत को जाने। औसत का मतलब होता है एवरेज को जानना पड़ेगा। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? सचिन भी है, विराट कोहली भी है, कई हैं। हम चलो सचिन को मान लेते हैं। सचिन दुनिया का महानतम बल्लेबाज है। पर यार एक बात बताओ, क्या आपने सचिन को 0 पे आउट होते नहीं देखा? 5-10 रन पे आउट होते नहीं देखा? लेकिन फिर भी वो महानतम बल्लेबाज है। पर क्यों है ये भी बताओ? क्योंकि उसकी रन बनाने की जो औसत है वो आज भी सबसे ज्यादा है। और औसत निकालने का फार्मूला क्या है?
उसने जितने रन बनाए हैं उसको कुल पारियों से तकसीम कर दीजिए, औसत निकल आएगी। बात समझ में आ गई ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम सचिन तेंदुलकर की महानता की बात करते हैं तो हम असल में उसकी औसत की बात करते हैं। हम एक पारी में कितने रन बनाए, एक मैच में कितने रन बनाए, एक सीरीज में कितने रन बनाए, हम उसकी बात नहीं करते हैं, औसत की बात करते हैं। तो यही बात तो हम आपको भी कहते हैं भाई, कि मान लीजिए आपने आज 5 लोगों को प्लान दिखाया, 5 ने क्या कर दिया, तो क्या फेल हो गए? नहीं हुए यार। आपने एक महीने में मान लो 25-30 लोगों को प्लान दिखा दिया, मान लो सब ने क्या कह दिया, तो क्या हम फेल हो गए? नहीं। मान लो हमने एक महीने में 100, 150, 200 लोगों को प्लान दिखा दिया, मान लो सबने क्या कह दिया, तो क्या हम फेल हो गए? नहीं। हमारी सफलता का आकलन, हमारी सफलता का हिसाब किताब भी हमारी औसत से लगाया जाएगा। और औसत निकालने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई, नंबर 1, जब आप अपनी औसत निकालना चाहेंगे तो 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, पहले कम से कम 300-400 लोगों को प्लान दिखाओ, उसके बाद अपनी औसत निकालना। नंबर 2, कम से कम 3 महीने काम करो, उसके बाद अपनी औसत निकालना। अगर हमारा कोई भाई, अगर हमारी कोई बहन 50 प्लान दिखाए और फिर अपनी एवरेज निकाले, वो गलत हो जाएगा, वो गलत है। अगर आप 15 दिन काम करके अपनी औसत निकालेंगे, वो गलत है। तो आपकी सफलता का आंकलन 300-400 प्लान दिखाने के बाद औसत निकाली जाएगी, 3 महीने काम करने के बाद औसत निकाली जाएगी। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन है? शेर जंगल का राजा है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये कितने दोस्तों को मालूम है कि शेर जब 10 बार अपने शिकार पे हमला करता है, 8 बार वो क्या होता है? असफल होता है भाई। सिर्फ 2 बार ही कामयाब होता है, सिर्फ 2 बार। केवल 20% सफलता की औसत के साथ शेर जंगल का राजा है। कहने का मतलब क्या है साहब? हर अटेम्प्ट, हर कोशिश, हर बार कामयाबी नहीं मिलती होती, बात तो औसत की होती है। आप किसी दुकान के बाहर खड़े हो जाओ, किसी भी दुकान के बाहर चुपचाप साइड में खड़े होकर देखना, उसमें कितने लोग अंदर जाते हैं और कितने लोग सामान खरीद के बाहर आते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर 100 लोग दुकान के अंदर जाते हैं तो 100 के 100 लोग सामान नहीं खरीदते। तो बात औसत की है। समझ आ गई? औसत की बात समझ आ गई क्या? अब आगे अगले पॉइंट पे चले। ना ही आपको 100 में से 100 लोग हां बोलने वाले मिलेंगे, ना ही 100 में से 100 लोग ना कहने वाले मिलेंगे। ठीक है? क्या लिखा है साहब? हां तक पहुंचने का रास्ता है। अच्छा, एक बात बताओ, जो पुराने साथी हैं वो नहीं, पुराने वालों को तो पता है, जो नए भाई बहन बच्चे आए हैं वो बताओ, हां तक पहुंचने का रास्ता है ना, नए साथी, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको यह बात समझ में आई? नहीं आई? बिल्कुल ठीक है, नहीं आई, ये आएगी भी नहीं। पहले बिना बताए कैसे समझ में आएगी? क्योंकि ये किसी किताब में तो लिखा नहीं हुआ। यही तो हम आपको बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अलग है, पढ़ाई एमबीए अलग है, हमारी एमबीए अलग है, हमारे फार्मूले अलग हैं, यहां सोच अलग बनानी पड़ेगी। तो साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट सीखने का है कि हां तक पहुंचने का रास्ता है ना। जो ना है वो हां की दुश्मन नहीं है, असल में जो ना है वो हां तक पहुंचने का रास्ता है। हर बात आपको उदाहरण के साथ बताता हूं ना, बस 2 मिनट की कहानी, बड़ी प्यारी कहानी है। ये जीवन में असली जद्दोजहद जो होती है उसकी कहानी है। कर्नल सैंडर्स जब मात्र 7 साल के थे, इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। इनका एक छोटा भाई था, माता को नौकरी करनी पड़ी। ये अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखते थे, रोटी भी बनाते थे। तो इनको रोटी बनाने का शौक हो गया।
होता है ना, आदमियों को भी शौक होता है। तो खाना वाना बनाने का इनको बढ़िया शौक हो गया। तो ये बड़े हुए, छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बीवी से झगड़ा वगड़ा हो गया, तलाक भी हो गया। नौकरियां बड़ी की, बदलती रही। आखिर में खाने का शौक था, एक ढाबा खोला बड़ी सड़क के ऊपर, जैसे जीटी रोड है। ढाबा बड़ा चलता था, लेकिन फिर अमेरिका सरकार की योजना ऐसी बनी कि सड़कों को चौड़ा करना है। तो जहां इनका ढाबा था वहां कुछ ऐसा सिस्टम बना कि अब ढाबा खोल के वहां काम नहीं चलेगा। जैसे आपने नोट किया कि कहीं कोई पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर पुल बन गया नजदीक, तो लोग पुल के ऊपर से पार चले जाते हैं, वहां कोई रुकता ही नहीं है, सेल बड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। तो 65 साल की उम्र में इनका वो ढाबा बंद हो गया। पैसे कोई जमा नहीं थे, बैंक बैलेंस नहीं था। उनकी एक बस थी, छोटी सी मिनी बस होती है, उसी में ही रहा करते थे, उसी में घूमते फिरते रहते थे। सिर्फ $95 सोशल सिक्योरिटी के उनके खाते में जमा थे। तो अब पैसे खत्म हो रहे थे, काम कोई और था नहीं। 65 साल की उम्र है, फिर विचार आया, यार बेला बैठा है, कोई काम कर। क्या काम करेंगे, पैसा नहीं है। जब दिमाग लगाया, फिर इनको ध्यान आया कि ओए, तू कुक तो बहुत अच्छा है, तू खाना तो बड़ा स्वाद बनाता है, ढाबा खोले, नया ढाबा खोल ले, लेकिन पैसे है नहीं। फिर दिमाग में आया, तेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ ले जो तेरे ढाबे में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। पैसा वो लगाएगा, काम तू करना, जो मुनाफा होगा आधा आधा बांट लिया जाएगा। ये तो दुनियादारी है। तो ये बात उनके दिमाग में आई। तो अगले दिन कर्नल सैंडर्स निकल पड़े किसी ऐसे आदमी की तलाश में जो उनके ढाबे में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। तो अगले दिन तैयार हुए, पहले आदमी के पास जाते हैं, उसको सारी बात बताते हैं। तो पहला आदमी सारी बात सुन के, जब कर्नल साहब कहते हैं कि आप लगाएंगे पैसा मेरे ढाबे में, वो कहता है, थोड़ा ऊंचा बोलना, क्या कहता है? अब मेरे प्रश्न का ऊंचा बोल के उत्तर देना है। तो पहले बंदे को प्लान दिखाई, पहले बंदे को अपने बात बताई, पूछा ढाबे में पैसा लगाओगे? तो पहला बंदा क्या कहता? कोई बात नहीं। कर्नल साहब अपने घर आ गए। अगले दिन तैयार हुए, दूसरे के पास पहुंच गए, दूसरा भी बात सुन के क्या कहता? तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, 7वें 8वें 9वें 10वें के पास गए, 15 20 30 40 50 100 लोगों के पास गए। सभी के सभी लोग क्या कहे जा रहे हैं? 100 लोगों के ना सुन के भी कर्नल साहब तैयार हुए। अगले दिन 101वें के पास पहुंच गए। 101वां भी क्या कहता? 101 102 105 107 108 125 150 200 400 500 600 700 800 900 1000 1007 लोग तक क्या कहते रहे? ना। 1007 लोगों की ना सुन के भी कर्नल साहब परेशान नहीं हुए। अगले दिन तैयार हुए, 1008वें के पास पहुंच गए। अब 1008वां बंदा कोई पॉजिटिव सोच वाला बंदा था। जब कर्नल सैंडर्स ने सारी बात उसको बताई, तो वो कर्नल साहब को कहता कि कर्नल साहब, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो, खाना बड़ा स्वाद बनाते हो, अरे हमें कुछ पका के खिलाओ। 1008वें बंदे के मन में ये बात आती है कि ये जो भोजन इसने मेरे को खिलाया है, अगर यही भोजन ग्राहक को परोसा जाए, उसको भी पसंद आएगा, ये काम चल सकता है। तो 1008वां बंदा कर्नल साहब को कहता है, ठीक है कर्नल साहब, आपके साथ भाईवाली करेंगे, काम करेंगे। तो वो पहला ढाबा खोलते हैं जिसका नाम क्या होता है? ये KFC की सच्ची कहानी आपको सुना रहा हूं मैं। अब उन्होंने पहला ढाबा खोला, बढ़िया माल था, अच्छा सामान बनाते थे, अखबारों में नाम आने लग गया, लोग लाइन लगा के खाना खाते थे। तो जब अखबारों में नाम हो गया, दूसरे शहर से लोग आते हैं कर्नल साहब के पास, कर्नल साहब एक ब्रांच हमारे शहर में भी खोल दो, अरे कमीशन ले लेना। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी एक शहर में दी, कामयाब हो गई।
दूसरे शहर में दी, कामयाब होगी, तीसरे शहर में दी, कामयाब होगी, 5, 10, 20, 40, 50, 100 करते करते सारी फ्रेंचाइजी कामयाब हो गई। दोस्तों, आज कर्नल साहब का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज दुनिया में 20,000 से ज्यादा KFC की फ्रेंचाइजी हैं और पूरी दुनिया में 23 अरब डॉलर से ज्यादा का माल सालाना बिकता है। और कर्नल सैंडर्स आज कर्नल सैंडर्स धरती के 10 फुट नीचे दफन है। ईसाई लोग दबाते हैं ना, आज कर्नल साहब धरती के 10 फुट नीचे दफन है, लेकिन कर्नल साहब की पुश्तों को घर बैठे बैठे करोड़ों रुपया रॉयल्टी के रूप में आता है। अब दोस्तों, ये कर्नल साहब की सच्ची कहानी है, गूगल करना, पढ़ लेना। अब मैंने आपको यह कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इजाजत है? मान लीजिए मैं कर्नल सैंडर्स हूं, मान लीजिए, ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैं कर्नल सैंडर्स हूं, मेरे को 1007 लोगों ने क्या बोला और 1008वें बंदे ने क्या बोला, तो मैं कामयाब हो गया। सही बात है ना? पर यार एक बात बताओ, अगर मैं 10 लोगों की ना सुन के घर में बैठ जाता, क्या अगर मैं 10, 20, 50 लोगों की ना सुन के घर में बैठ जाता, तो क्या मैं हां कहने वाले को मिल सकता था? अगर मैं 50-100 लोगों की, 100-200 लोगों की ना सुन के गुस्से हो जाता, ना कहे जा रहे हो, तो क्या मैं हां कहने वाले को मिल सकता था? अगर मैं 200, 400, 500 लोगों के ताने सुन के, धुतकारना सुन के चुपचाप अपने घर में जाके बैठ जाता छुपक के कि लोग जी कहते हैं आ गया करोड़पति, आ गया करोड़पति, छेड़ते हैं जी मेरे को, मैं नहीं किसी से बात करता, मैं नहीं किसी को मुंह दिखाता, अगर मैं ऐसे मुंह छुपा के बैठ जाता, क्या मैं हां कहने वाले को मिल सकता था? अरे मैं हां कहने वाले को कब मिला? जब मैं ना सुन के निराश नहीं हुआ, ना सुन के गुस्से नहीं हुआ, ना सुन के मुंह छुपा के अपने घर में नहीं बैठा। सही बात है, सही बात है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई खास रॉकेट साइंस थोड़ी ना है यार, तो साधारण सी बात है। मैं ना सुन के नाराज नहीं हुआ, मैं ना सुन के गुस्से नहीं हुआ, मैं ना सुन के हताश नहीं हुआ। तो दोस्तों, कर्नल साहब से अगर कर्नल साहब की 1008वीं हां मंजिल है, अगर 1008वीं हां कर्नल साहब की मंजिल है कामयाबी की, तो 1007 ना क्या बनी वहां तक पहुंचने का रास्ता। जो ना है वो हां की दुश्मन कहां है? ना तो हां तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन यह रास्ता कब होता है? जब आप कर्नल साहब से एक सबक सीखेंगे। जानना चाहते हैं क्या? जब पहले बंदे ने कर्नल साहब को ना कही होगी, तो कर्नल साहब ने खुद को क्या कहा होगा? ना सुनो। जब 10 लोगों ने कर्नल साहब को ना कही होगी, तो कर्नल साहब ने खुद को क्या कहा होगा? ना सुनो। क्या आप ये सबक कर्नल साहब से सीख सकते हैं? ना सुनो, ना सुनो, ना सुनो। क्या आप आने वाले 4-5 साल यही काम कर सकते हैं? ना सुनो, ना सुनो। दोस्तों, अगर आप आने वाले 5 साल हर ना सुनने के बाद अपने आप को अगले साथी के पास ले जा सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको 5 साल के अंदर अंदर रॉयल्टी अचीवर बनने से, करोड़पति बनने से रोक नहीं सकते। सहमत हैं? समझ में आ गया? अगले पॉइंट पे चले। क्या लिखा है साहब? परेटो का सिद्धांत। परेटो साहब इटली देश के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 80 और 20% अनुपात का नियम हमें बताया था। परेटो साहब ये कहते हैं
कि हमारे जीवन में ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं आप उनको 80% और 20% अनुपात में बांट सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब हम नया स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार लेते हैं तो उसके टायर की रबड़ क्या होती है? मोटी। लेकिन जैसे ही टायर घिसता है, पुराना होता है, उसकी रबड़ क्या हो जाती है? गंजी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ। वेरी गुड। तो उसकी रबड़ गंजी हो जाती है। तो परेटो साहब ने हमें क्या सिखाया? परेटो साहब कहते हैं कि हमें पता है जब टायर नया होता है, रबड़ मोटी होती है तो पंचर ना के बराबर होते हैं, होते नहीं। लेकिन जैसे ही टायर घिस घिस के पुराना हो जाता है, उसमें होने वाले पंचरों की गिनती क्या हो जाती है? ज्यादा। तो टेक्निकल तरीके से परेटो साहब ने यह बताया कि मान लीजिए एक टायर के जीवन में कुल पंचर 100 होते हैं, तो पहले 20 पंचर, केवल 20 पंचर तब होते हैं जब टायर की रबड़ 80% तक मोटी होती है। लेकिन जैसे ही टायर की रबड़ घिस घिस के मात्र 20% रह जाती है तो उसमें होने वाले पंचर कितने हो जाते हैं? 80। बात समझ में आई? यही बात परेटो साहब ने कही इंसानों पे भी लागू होती है। परेटो साहब कहते हैं कि दुनिया में केवल 20% लोग ही ड्रीमर होते हैं। केवल 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में सपने रखते हैं, उन सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटते हैं, फिर उन लक्ष्यों को पाने की तारीख तय करते हैं, उस तारीख के मुताबिक उनको पाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 80% लोग काम नहीं करते ना, बाकी के 80% लोग भी काम करते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं, उनके बच्चों की भी शादी ब्याह होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि 20% लोग लक्ष्य तय करके काम करते हैं, 80% लोग बिना लक्ष्य के काम करते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ध्यान से सुनना। अब ये 80% लोग ड्रीमर हैं, 20% लोग ड्रीमर नहीं है। हम अपना डीटीएम बिजनेस प्लान दोनों के पास लेके जाते हैं, इनमें से बताओ हां कौन करेगा, ना कौन करेगा? 20% वाले क्या बोलेंगे? 80% वाले क्या बोलेंगे? आपने सही कहा, केवल 20% लोग ही हां कहने वाले होते हैं, 80% लोग ना कहते हैं। हमारा डीटीएम बिजनेस ड्रीमर का बिजनेस है दोस्तों। केवल 20% लोग ही ड्रीमर्स होते हैं। क्या आपको अब एक बात समझ में आई? आपके मन में प्रश्न होता होगा कि सर हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, लोग ना क्यों बोलते हैं? लोग ना इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बिजनेस ड्रीमर्स का बिजनेस है, दूरदर्शी लोगों का बिजनेस है, जो आज बैठे बैठे 4 महीने बाद ये करेंगे, 6 महीने बाद ये करेंगे, साल बाद ये करेंगे, 2 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, जो आज बैठे बैठे वो सोच रखते हैं, वो लोग डीटीएम बिजनेस करेंगे। जिन लोगों की सोच, जो 80% लोग होते हैं, जो 80% लोग होते हैं, उनकी सोच सूरज उगने के साथ शुरू होती है, सूरज ढलने के साथ खत्म हो जाती है। सिर्फ 20% लोग ही दूरदर्शी होते हैं। तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि 80% लोग ना इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूरदर्शी नहीं है, 20% लोग हां कहने वाले हैं। तो हमारा काम क्या है? ये 20% लोगों को ढूंढना। यही तो डीटीएम में काम करना है। और क्या काम करना है? कोई हमने रॉकेट साइंस तो बनानी नहीं है, कोई नई चीज तो इजाद करनी नहीं है। ये जो 20% ड्रीमर हैं, इनको ढूंढना है। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना। 20% लोग जो ड्रीमर हैं, आप इनकी शक्ल देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ड्रीमर है, ये नहीं है। आप इनका मोबाइल देख के भी अंदाजा नहीं लगा सकते, आप इनके कपड़े देख के भी अंदाजा नहीं लगा सकते, आप इनका घर, गाड़ी, काम देख के भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ड्रीमर है या नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं,
प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं, प्लान दिखाएं। और क्या है? यही तो करना है। और क्या काम करना है? प्लान दिखाने का काम करना है। यही हिम्मत रखनी है। प्लान एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। और कोई ना कहे तो चलो अगले के पास, ना कहे चलो अगले के पास। अब यहां पे एक और बात आती है। जो हमारे नए भाई बहन हैं वो कहेंगे सर हमें तो प्लान दिखाना ही नहीं आता। हाँ, हमें मालूम है आपको प्लान नहीं दिखाना आता, हमें मालूम है, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं थी। मलिक साहब ने भी तो एक दिन सीखा था। इनको कौन सा पहले से आता था? सीखा, अब सीख लेना। आपको प्लान प्रिंटेड दिया गया है ना, हिंदी में है ना, हिंदी पढ़ लेते हो, कागज को पढ़ सकते हो, तो प्लान हो गया, बस बात खत्म हो गई। कागज पढ़ दिया तो प्लान हो गया, शुरुआत तो हो गई। यहीं से ऐसे ही शुरुआत होती है, चिंता ना करो। और दूसरी बात, आप कहते हैं मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, ये सच है, शुरू में से किसी को भी नहीं आता। लेकिन भाई आपको प्लान दिखाना नहीं आता, ये आपको पता है और हमें पता है। जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो उसको थोड़ी पता है। अरे कमाल करते हो, हद है यार। अरे जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो उसको थोड़ी पता आपको प्लान दिखाना नहीं आता। फटाफट फटाफट मलिक साहब आपको बताएंगे। कल का जो सेशन होगा वो इसी पे होगा। कल सुबह 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 तैयार हो जाना। सर कितने बजे का टाइम रखा है? 9 बजे। मलिक साहब टाइम के बड़े पक्के हैं। 8:45 बजे आना यहां पे। 8:45 बजे आके आगे आगे वाले जो ज्यादा सीखने वाले हैं वो आगे बैठना। हाँ, नए वालों को आगे बिठा देना। मलिक साहब इनको बता दिया ना। एक काम करना भाई, जो लीडर्स हैं, जो नए भाई बहन हैं, ताकि नए साथी हैं वो मलिक साहब के जितना नजदीक बैठे होंगे उतना ज्यादा असर होगा। तो कल सारा प्लान प्रैक्टिकल है, मिस नहीं करना। और हल्का नाश्ता करना, दोपहर में पैसे पूरे कर लेना। तो साहब बात क्या हो रही थी कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता, चिंता नहीं, कागज पढ़ दो। आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो जिसको प्लान दिखा रहे हो उसको क्या पता है? प्लान दिखाओ, शुरू करो। शुरू करना महत्वपूर्ण होता है। और मैंने आपको बताया था कि रोज कितने लोगों को प्लान दिखाना है। अच्छा, एक और बात, प्लान दिखाएंगे तो आप ये कहेंगे सर हम गलती करेंगे। हां, हमें पता है जो नए भाई बहन है वो गलती करेंगे, लेकिन कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक प्लान दिखाओ, गलतियां करो, खूब गलतियां करो, लेकिन एक गुजारिश है, जो गलती आज की क्या कल उसको सुधार सकते हो? तो सुधार लेना भाई। जो कल गलती करोगे उसको परसों सुधार लेना, जो परसों गलती करोगे उसको नरसों सुधार लेना। आपके स्पॉन्सर अपलाइन आपके साथ ही बैठे होंगे, वो आपको सिखा देंगे। लेकिन कोशिश ये करना, आज जो गलती की है कल वो नहीं होनी चाहिए, परसों जो गलती की है वो नरसा नहीं होनी चाहिए। क्या 10 दिन ये काम कर सकते हो? अगर 10 दिन आप रोज एक एक दो गलतियां सुधारते रहोगे, 11वें दिन आप बढ़िया प्लान दिखाने लग जाओगे, गारंटी है। लेकिन शुरू करो, शुरू करो। एक और बात, जैसे मैंने कहा पहले कि कम से कम 5 लोगों को रोज प्लान दिखाना पड़ेगा और 5 लोगों को फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आप 10 लोगों को रोज प्लान दिखाते हैं तो आपकी रॉयल्टी 5 साल के अंदर अंदर कोई रोक नहीं सकता। तो क्या यह बात समझ में आ गई?